प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में BA तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए भाषा और विभाषा अर्थात बोली को अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। भाषा और विभाषा। हमने देखा है कि शिक्षा, संस्कार, पालन पोषण, व्यवसाय, सामाजिक स्थिति, वातावरण आदि के भेद से व्यक्ति की भाषा का निर्धारण होता है और एक व्यक्ति की भाषा दूसरे व्यक्ति की भाषा से भिन्न हो जाती है। इसलिए यदि सूक्ष्मता से विचार करें तो प्रत्येक व्यक्ति की भाषा स्वतंत्र बोली मानी जाएगी, अर्थात उसकी अपनी विशेषताएं होंगी जो दूसरे से भिन्न होंगी, किंतु एक व्यक्ति की भी भाषा सदा एक रूप नहीं होती। विभिन्न परिस्थितियों में उसकी भाषा विभिन्न रूप धारण कर लेती है। उदाहरण के रूप में परिवार में बोलते समय हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसी का अपरिचित लोगों से मिलते समय नहीं। जिस रूप में नौकर या दुकानदार से बात करते हैं उसी रूप में मंत्री या राष्ट्रपति से नहीं। कार्यालय में बोलने का ढंग दूसरा होता है तो सार्वजनिक भाषण में दूसरा। आनंद के अवसरों की भाषा सुखोद्गार की भाषा से भिन्न होती है। इस तरह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति की भाषा परिस्थिति भेद से भिन्न हो जाती है। फिर वाचिक भाषा और लिखित भाषा में भी भेद हो जाता है। कोई भी बोलते समय जैसी भाषा का प्रयोग करता है, लिखते समय वैसी भाषा का प्रयोग नहीं करता। लिखते समय उसकी भाषा कुछ कृत्रिम और गंभीर बन जाती है। प्रसाद ने जो भाषा लिखी है वही बोलते नहीं थे। लिखते समय भी विषयों के अनुसार भाषा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पत्र की भाषा निबंध की भाषा से भिन्न होती है। नाटक में भाषा का जो रूप रहता है वही शोध प्रबंध में नहीं। इससे स्पष्ट है कि भाषा की भंगिमाओं की कोई सीमा नहीं है। व्यक्ति विशेष की भी भाषा आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों से प्रेरित और नियंत्रित होकर अनंत रूप धारण कर सकती है। किंतु जहाँ भाषा में वैयक्तिक दृष्टि से भेद की इतनी संभावनाएं वर्तमान हैं, वहीं सामाजिक दृष्टि से उसका नियंत्रण भी अपेक्षित है। अगर भेद पर कोई नियंत्रण न रखा जाए तो भाषा का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा, अर्थात वह सामाजिक संप्रेषण की वस्तु न होकर निरर्थक जल्पन मात्र बनकर रह जाएगी। भाषा में व्यक्ति और समाज की क्रिया प्रतिक्रिया सदा चलती रहती है। व्यक्ति सदा स्वतंत्रता का आग्रही होता है। वह अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार सारे काम करना चाहता है, किंतु दूसरी ओर उसे समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है। यह बात हमारे प्रत्येक दैनिक व्यवहार में देखी जा सकती है। समाज में हम वैसा कोई काम नहीं करते जो सामाजिक दृष्टि से वांछनीय न हो। मन में इस इच्छा उत्पन्न होने पर भी हम उस पर अंकुश लगा देते हैं। इसी को सामाजिक शिष्टाचार कहते हैं। सामाजिक शिष्टाचार का पालन नहीं करने वाला अभद्र समझा जाता है और समाज में निंदा का पात्र बनता है। सामाजिक दृष्टि से यह बहुत बड़ा दंड है। सामाजिकता की जो भावना खान पान, रहन सहन, बोल चाल
उठने बैठने मिलने जुलने आदि में काम करती है, वही भाषा में भी। व्यक्ति भाषा में भी स्वाधीनता चाहता है, पर स्वाधीनता एक सीमा तक ही संभव है, जिसे पार कर पाने पर उसकी भाषा सामाजिक दृष्टि से निरुपयोगी बन जाएगी। यदि कोई जो चाहे जैसा चाहे बोलना शुरू कर दे तो दूसरे उससे नहीं समझ सकेंगे। थोड़ी बहुत वैयक्तिक स्वाधीनता का अवकाश भाषा में सदा रहता है, पर उसकी भी मर्यादा है। जैसे मुझे पानी चाहिए के बदले कोई कहे कि मुझे जल चाहिए, तो पानी के बदले जल का प्रयोग करने की स्वाधीनता उसे है और उससे अर्थ में कोई उपस्थिति नहीं होता। किंतु पानी के लिए किसी सर्वथा नए शब्द का प्रयोग कर वह अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता। जैसे मुझे लावा चाहिए, मुझे लावा चाहिए कहकर हम पानी नहीं पा सकते। हमें जलवाचक किसी वैसे शब्द का प्रयोग करना होगा जो समाज द्वारा स्वीकृत है। इसी तरह वाक्य में शब्दों के स्थान परिवर्तन भी की भी थोड़ी बहुत छूट रहती है। जैसे यही होना भी चाहिए कहें या होना भी यही चाहिए, इससे अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, पर इसे अधिक बदलना अर्थबोध में बाधक उपस्थित करेगा। हमने देखा कि व्यक्ति की दृष्टि से स्वाधीनता और समाज की दृष्टि से नियंत्रण, ये दो बातें मनुष्य के समस्त क्रियाकलापों में वर्तमान रहती है, और इन दोनों के घात प्रतिघात से ही समाज का विकास होता है। भाषा में इन दोनों प्रवृत्तियों को केंद्र अपगामी और केंद्र अभिगामी कह सकते हैं। व्यक्ति की प्रवृत्ति केंद्र अपगामी होती है और समाज की केंद्र अभिगामी। व्यक्ति अपनी रुचि तथा शक्ति के अनुसार भाषा को अपने ढंग से व्यवहृत करना चाहता है, पर समाज उसकी रुचि और शक्ति को अनियंत्रित नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि भाषा का प्रयोग अंततः सामाजिक व्यवहार के लिए ही होता है। यदि यह नियंत्रण न रहे तो भाषा अबोध्य बन जाएगी। केंद्र अपगामी प्रवृत्ति में पृथकता या बिलगाव की भावना रहती है, और केंद्र अभिगामी प्रवृत्ति में एक ही भाव की। व्यक्ति की भाषण भंगी विभाषा या बोली को प्रोत्साहित करती है, तो सामाजिकता की भावना भाषा और बोली के इस सैद्धांतिक भेद को स्वीकार कर लेने पर उनके बीच स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना बहुत कठिन है। वस्तुतः ये केवल नाम है जो शास्त्रीय विवेचन के लिए आवश्यक है। इससे स्पष्ट है कि भाषा और विभाषा बोली व्यवहारिक से अधिक सैद्धांतिक नाम है। जब बोली ही किन्हीं कारणों से प्रमुखता प्राप्त कर लेती है तो भाषा कहलाने लगती है। इसलिए भाषा और बोली का अंतर प्रकार का नहीं, केवल मात्रा का है। कब कली फूल बन जाती है, कब शस्य यवन में परिणित हो जाता है, यह कहना कठिन है। भाषा और बोली के प्रमुख भेदक तत्व निम्नलिखित हैं। ठीक, भाषा और बोली के जो भेदक तत्व हैं अर्थात अंतर, तो पहला, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और बोली का सीमित, अर्थात भाषा का व्यवहार अधिक दूर तक होता है और बोली का अपेक्षाकृत कम दूर तक। अतः एक भाषा के क्षेत्र में अनेक बोलियां होती हैं, किंतु एक बोली के क्षेत्र में अनेक भाषाएं नहीं हो सकती। दूसरा,
एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले परस्पर एक दूसरे को समझ लेते हैं, किंतु विभिन्न भाषाएं बोलने वाले एक दूसरे को नहीं समझ सकते। दूसरे शब्दों में इसे यूँ कहें कि किसी भाषा की विभिन्न बोलियों में परस्पर बोधगम्यता रहती है, किंतु विभिन्न भाषाओं में नहीं। अर्थात उदाहरण, खड़ी बोली में जाता हूँ बोलने वाला ब्रज में जाता हौ अनायास समझ लेगा, किंतु अंग्रेजी का आई गो नहीं समझ सकता। इसलिए खड़ी बोली और ब्रजभाषा हिंदी की बोलियां हुई, पर हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाएं। तीसरा, भाषा का प्रयोग शिक्षा, शासन, साहित्य रचना आदि साहित्यिक रचना आदि के लिए होता है, किंतु बोली का दैनिक व्यवहार के लिए यह स्थिति स्थूल दृष्टि से ही ग्राह्य है। अन्यथा प्रतिभा के धनी कभी कभी बोली में भी ऐसी उत्कृष्ट रचनाएं उपस्थित कर देते हैं जो विस्मयजनक बन जाती हैं। उदाहरण के लिए मैथिली में रचे विद्यापति के पद और अवधी में रचे रामचरितमानस तुलसीदास का, ये दोनों रचनाएं बोलियों की ही होकर किसी साहित्यिक पर निश्चित भाषा की रचनाओं के समकक्ष रखी जा सकती हैं। जैसा पहले कहा गया है, भाषा और बोली में कोई तात्विक अंतर नहीं है। बोली ही अनुकूल परिस्थिति पाकर भाषा बन जाती है। बोली ही अनुकूल परिस्थिति पाकर भाषा बन जाती है। भाषा किसी देश की राजधानी के शिक्षित और उच्च वर्ग के लोगों की बोली हुआ करती है। किसी देश के जीवन में राजधानी का महत्व स्वयं सिद्ध है। किसी देश के जीवन में राजधानी का महत्व स्वयं सिद्ध है। राजधानी शासन का ही केंद्र नहीं होती, बल्कि शिक्षा, न्याय, वाणिज्य, अभिजात्य और वैभव का भी केंद्र होती है। स्वभावतः वह समस्त देश के लिए अनुकरणीय बन जाती है। खान पान, रहन सहन में ही नहीं, भाषा में भी उसका अनुकरण होने लगता है। यह अनुकरण केवल अनुकरण की भावना से ही प्रेरित नहीं होता, बल्कि व्यवहारिक आवश्यकताओं से भी नियोजित होता है। राजधानी से हर तरह का संपर्क रखना होता है और वह संपर्क वहाँ की भाषा में ही सुगमता से संभव है। इसलिए राजधानी की भाषा दूर तक फैल जाती है। यह बात कई बार सामने आई है कि भाषा की उत्पत्ति व्यक्ति में होती है, फिर भी भाषा केवल व्यक्ति सापेक्ष नहीं है, उसका संबंध समुदाय या समाज से भी है। भाषिक समुदाय की सबसे छोटी इकाई परिवार है। परिवार से आरंभ कर गांव, जिला, प्रदेश, देश और राष्ट्र होते हुए हम उस महत्तम सामुदायिक इकाई तक पहुंचते हैं जिसे विश्व कहते हैं। ये सब मानव समाज की इकाइयां ही हैं, केवल उनकी सीमा का विस्तार होता गया है। इनमें प्रत्येक स्तर पर भाषा का भेद देखा जा सकता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति की भाषा भिन्न होती है, वैसे ही प्रत्येक परिवार की भी भाषा भिन्न होती है। इसका प्रमाण आपस में बात करने के ढंग, दुलार के नाम में पाया जाता है। किसी परिवार में बच्चों के लालन पालन, ललन मलन आदि नाम, लल्लन मल्लन आदि नाम रख जाते हैं। ठीक, तो किसी परिवार में टुल्ली फुल्ली आदि। इसी प्रकार भाषिक समुदाय का भेद क्रमशः बढ़ता जाता है, जिससे आगे चलकर भाषा अबोध्य बन जाती है। संसार में जो प्रायः 3000 भाषाएं आज व्यवहृत हो रही हैं, वह इसी भाषा भेद के कारण। अन्यथा सर्वत्र एक ही भाषा होती और भाषा भेद के कारण जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है, उनका अवसर ही नहीं आता। पारस्परिक संपर्क के सुलभता और अधिकता भाषा के निर्माण में सहायक होती हैं, और संपर्क की
दुर्लभता और अल्पता से बोलियों का भेद बढ़ता है। इस संपर्क के साधक और बाधक अनेक कारण हैं। जहाँ साधक कारण है वहाँ भाषा विस्तार आसानी से होता है, और जहाँ बाधक बाधक कारण है वहाँ स्थानीय बोलियां जमी रहती हैं। बोली को भाषा में परिणित करने का सबसे बड़ा साधन है संपर्क, जिसके कारण भाषा का भेद ही नहीं मिटता, उसकी रुक्षता भी दूर होती है। रुक्षता के दूर होने को परिमार्जन कहते हैं। निम्नलिखित कारण संपर्क के सहायक हैं। पहला, प्रकृति प्राकृतिक। दुर्लभ पर्वत, नदी, बड़ी नदियाँ, विस्तृत जंगल, दुर्गम मरुभूमि आदि भाषिक समुदाय के संपर्क में प्राकृतिक अवरोधक है। समतल मैदान में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना जितना सुगम है, उतना ऊंचे पर्वतों को पार कर नहीं। भाषा बड़ी नदियों को पार करना जितना आसान हो गया है, आज बड़ी नदियों को पार करना जितना आसान हो गया है, उतना पहले नहीं था। न आज जैसे पुलों की सुविधाएं थी, न स्टीमरों की, नावों की, पानी जहाजों की। इस तरह सघन विस्तृत जंगलों को भी पार करना न आसान था, न खतरे से खाली। इसलिए जहाँ ये अवरोध उपस्थित हुए, वहाँ भाषिक समुदाय का बाहर से संपर्क स्थापित नहीं हो सका, और वह समुदाय अपनी बोली की सीमा में घिरा रहा। पहाड़ी भागों में बसी जातियों या आदिवासियों की भाषाएं अपने घर से बाहर नहीं निकल सकी और न दूसरों से प्रभावित हो सकी। पहाड़ी इलाकों में थोड़ी दूर पर ही इतना अधिक भाषा भेद दिखाई पड़ता है कि एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र की भाषा नहीं समझ सकता। इसके प्रतिकूल समतल मैदानों में हजारों मील तक की भाषा बोधगम्य बनी रहती है। जैसे जैसे प्राकृतिक अवरोध समाप्त होते जा रहे हैं, वैसे वैसे भाषा की सीमा विस्तार होता जा रहा है। प्राचीन काल में प्राकृतिक अवरोधों की अधिकता के कारण आज की तुलना में बोलियों की संख्या अधिक थी, किंतु आज कम हो गई हैं और आगे चलकर उसके और कम होने की संभावना है। दूसरा, सामाजिक कारण। सामाजिक संपर्क से भी बोलियों की सीमा घटती है और भाषाओं की बढ़ती है। सामाजिक दृष्टि से विवाह, खेलकूद, मेला बाजार आदि महत्वपूर्ण हैं। जब दो बोलियों के बोलने वालों के बीच विवाह संबंध स्थापित होता है, तो उसका अनिवार्य प्रभाव उसके भाषिक अभ्यास पर पड़ता है। यदि परिवार अशिक्षित हुआ तो धीरे धीरे बहू अपनी बोली छोड़कर ससुराल की बोली अपना लेती है, और यदि परिवार शिक्षित पत्नी मैथिली भाषी है और वे स्वयं भोजपुरी भाषी है, तो शिक्षित होने से उन्हें खड़ी बोली अपनाकर बोली के इस भेद को दूर कर दिया है, और उनके बच्चे भी खड़ी बोली का ही प्रयोग करते हैं। यह स्थिति बहुत सारे परिवार में देखने को मिलती है। पहले जब यातायात के साधन आज की तरह समुन्नत नहीं थे, तो लोग बहुत दूर तक विवाह करने से परहेज करते थे, कारण कि आने जाने में बहुत असुविधा थी। लड़की को बुलाना और भेजना भी आसान नहीं था। परिणामतः वैवाहिक संबंध अपने ही भाषिक समुदाय में हो जाया करता था। किंतु अब यातायात के साधनों के समुन्नत हो जाने से दूरी की बाधा समाप्त हो गई है और विभिन्न भाषिक समुदाय में संबंध हो जाया करते हैं। ये संबंध भाषा के विकास और प्रसार को प्रोत्साहन देने वाले सिद्ध होते हैं, और इनसे बोलियों की दीवारें टूटती हैं। खेल कूद के बड़े आयोजन या मेल भी, जहाँ विभिन्न स्थानों से लोग बड़ी संख्या में आते हैं, अभी व्यंजना के सामान्य माध्यम की अपेक्षा रखते हैं, और ऐसे अवसरों पर अपनी बोलियों के बदले लोग अधिकतर प्रतिष्ठित भाषा का ही सहारा लेते हैं।
खेल कूद में एक और बात देखने को मिलती है। विभिन्न भाषा भाषी बच्चे माता पिता की अपेक्षा अपने साथियों की भाषा के प्रति अधिक जागरूक रहते हैं। लंदन विश्वविद्यालय के रूसी भाषा विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर डब्ल्यू के मैथ्यूज अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक, लातिन आदि अनेक भाषाओं के अधिकारी विद्वान थे। मैंने एक बार उनसे पूछा कि इतनी भाषाओं पर उनका अधिकार कैसे हुआ, तो उन्होंने जो उत्तर दिया उससे मालूम हुआ कि जर्मन उन्होंने अपने खेल कूद के साथियों से सीखी थी, क्योंकि जिस मोहल्ले में वे रहते थे उनमें जर्मन परिवार अधिक थे। अतः खेलने के समय जर्मन बच्चों से ही उनका अधिक संपर्क होता था। इस तरह बड़ी आसानी से उन्होंने जर्मन सीख ली। पांडिचेरी के श्री अरविंद आश्रम में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग रहते हैं और उनके बच्चे खेलते समय सामान्य भाषा के रूप में बांग्ला, गुजराती, मराठी आदि छोड़कर हिंदी का प्रयोग करते हैं। भले ही वह टूटी फूटी हो, पर होती तो हिंदी ही। धार्मिक कारणों से भाषा के प्रसार का हमारे यहाँ सर्वोत्तम उदाहरण है संस्कृत। प्राचीन समय में साहित्यिक, प्राविधिक और सांस्कृतिक कारणों से तो संस्कृत का प्रसार हुआ ही, किंतु उसके प्रसार का एक प्रमुख कारण धार्मिक भी था। भारत तथा धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि धर्मपरायण था और धार्मिक दृष्टि से जितने कृत्य, यज्ञ, पूजा पाठ, संस्कार आदि होते थे तब संस्कृत के ही माध्यम से स्वभावतः संस्कृत सीखनी पड़ती थी और देश के विभिन्न भाषा भाषी अंगों को जोड़ने में वह संयोजक श्रृंखला का काम करती थी। आचार्य शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था, किंतु उन्होंने समस्त भारत में अपना संदेश संस्कृत के माध्यम से ही फैलाया। आज संस्कृत के अध्ययन अध्यापन से विरत हो जाने पर भी यज्ञोपवीत, विवाह आदि अवसरों पर संस्कृत का प्रयोग अनिवार्य समझा जाता है और बिना मंत्रों के उच्चारण के काम नहीं चलता। भले ही उच्चारण गलत हो या बिना अर्थ समझे भारत के किसी तीर्थ में जाएं, चाहे उत्तर में हिमालय के क्रोड में स्थित बद्रीनाथ हो, चाहे सुदूर दक्षिण में महासागर में प्रक्षालित रामेश्वरम, चाहे पूर्व में स्थित जगन्नाथपुरी हो या पश्चिम स्थित द्वारिका, सर्वत्र हिंदी सुनने को मिलती है। वस्तुतः आज इस देश में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो विभिन्न भाषिक समुदायों के बीच विचार विनिमय और एक के संपादन का माध्यम है। शिक्षित समुदाय का काम अंग्रेजी से चल जाता है, पर अशिक्षित लोगों को जोड़ने का एकमात्र माध्यम हिंदी ही है और इसका प्रमाण भारत के तीर्थ स्थानों में जाने से अनायास मिल जाता है। चौथा, साहित्यिक। जैसा पहले कहा गया है कि भाषा के निर्माण में अत्यंतम साधन साहित्य है। बोली में भी जब पर्याप्त साहित्य रचना हो जाती है तो वे भाषा की सीमा में आ जाती है। यद्यपि यह ठीक है कि भाषा बनने के लिए केवल साहित्य ही पर्याप्त नहीं है और ऐसी अनेक बोलियां हैं जिनका साहित्य समृद्ध होने पर भी वे भाषा की संज्ञा नहीं पा सकीं, फिर भी बोली को भाषा बनाने में साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है या योग है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। संस्कृत का उदाहरण यहाँ भी अनुपेक्षणीय है। संस्कृत जब सामान्य भाषा के रूप में गृहीत हुई तो अनेक बोलियां रही होंगी, इसमें संदेह नहीं, किंतु संस्कृत की साहित्यिक समृद्धि ने उसके गौरव को अक्षुण्ण रखा। विद्यापति की रचनाओं ने मैथिली को, सूरदास की रचनाओं ने ब्रज को, तुलसीदास की रचनाओं ने अवधी को जो गरिमा दी वह किसी भी गौरवशाली भाषा से टक्कर ले सकती है। अंतर यही है कि इन बोलियों की समृद्ध साहित्य के और उसमें भी कविता के क्षेत्र
तक ही सीमित रह गई। अतः ये भाषा की बृहत्तर उपयोगिता और व्यापक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन नहीं बन सकी। इतालवी में दांते ने, अंग्रेजी में चांसर ने और जर्मन में लूथर ने साहित्य की दृष्टि से वही काम किया जो हमारे यहाँ विद्यापति, सूर और तुलसी ने। हम एक तरह से मान बैठे हैं कि साहित्य लिखित ही होता है, किंतु ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक देश का प्राचीन साहित्य मौखिक ही था, और जिससे लोक साहित्य कहते हैं मौखिक ही होता है। वेद शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही जीवित रहे, इसलिए उन्हें श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का अर्थ है सुनना, अर्थात सुनने की वस्तु। रामायण की रचना भी आरंभ में मौखिक पाठ के लिए ही हुई थी, जैसा लवकुश की जनश्रुति से स्पष्ट है। आला संपूर्ण उत्तर भारत के जनकंठ में ही विगत कई शताब्दियों तक से जीवित चला आ रहा है। होमर के 2 महाकाव्य इलियड और ओडिसी भी मौखिक ही रहे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमकर अपने अभिनयों से जनता का मनोरंजन करने वाली नाटक मंडलियां या रामलीलाएं भाषा के प्रसार के महत्वपूर्ण साधन है। तात्पर्य है कि साहित्य से भाषा को स्थिरता भी प्राप्त होती है और व्यापकता भी। इसी कड़ी में हम लोग सिनेमा को भी देख सकते हैं। राजनीतिक आधुनिक युग के आरंभ के पूर्व भारत में क्षेत्रीय बोलियों या भाषाओं का बाहुल्य था और प्राधान्य भी। क्योंकि केंद्रीय शासन का अभाव था, इसलिए किसी व्यापक केंद्रीय भाषा की आवश्यकता हुई नहीं, और यदि कभी हुई भी तो उसकी पूर्ति संस्कृत के द्वारा हो जाती थी। आज शासन का रूप केंद्रीय हो जाने से यह आवश्यक है कि संपूर्ण देश की एक भाषा हो। प्राचीन भारत में पाली का जो इतना प्रसार हुआ वह राजनीतिक आवश्यकताओं से प्रेरित होकर ही। बिहार से गंधा तक अशोक ने अपने संदेश और आदेश पाली में अंकित कराए। पाली को वह गौरव कभी नहीं मिल पाता यदि अशोक ने उसे नहीं अपनाया होता। वह इसी देश में सीमित नहीं रही, बल्कि बौद्ध हीनयान की भाषा के रूप में वर्मा श्याम लंका तक पहुंच गई। यह महत्व उसके धार्मिक आधार के कारण ही था, किंतु उससे कम महत्वपूर्ण राजनीतिक आधार नहीं था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर की अर्धमागधी प्राप्त हो सका, अतः भारत के बाहर जाने की बात तो दूर, भारत में भी उसका प्रसार नहीं हो सका। आज ही अंग्रेजी का जो इतना प्रसार हो गया है वह राजनीतिक कारणों से ही। अंग्रेजों ने अनेक देशों और द्वीपों को अपना उपनिवेश बनाया, जिससे राजभाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने को वहाँ के लोग बाध्य हुए। स्वभावतः उसका प्रसार हुआ। साहित्यिक दृष्टि से फ्रांसी अंग्रेजी से श्रेष्ठ है, फिर भी उसका इतना प्रसार नहीं हो सका, क्योंकि फ्रांस उतने उपनिवेश कायम नहीं कर सका। स्वयं इंग्लैंड में ही पहले अनेक भाषाएं थीं, जैसे स्कॉटलैंड ने गेलिक, वेल्स में वेल्स, वाल में कार्निश। किंतु आज अंग्रेजी के राजनीतिक महत्व के कारण ये सब भाषाएं महत्व शून्य तो बन ही गई हैं, धीरे धीरे लुप्त भी हो रही हैं। हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार के पीछे भी केंद्रीय शासन और राजनीतिक आवश्यकताओं का हाथ है।
हिंदी दिल्ली दरबार में अपनाई गई और जब मुगल साम्राज्य का अंत हुआ और शासन सूत्र टूटकर बिखर गया तो सारे उत्तर भारत में फैल गई। बाद में अंग्रेजों ने अपना महत्व समझा बाद में अंग्रेजों ने उसका महत्व समझा और देखा कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों में सामान्य संप्रेषण का कार्य कर सकती है। इसलिए उन्होंने फोर्ट विलियम में हिंदी के अध्यापन की व्यवस्था की। यदि राजनीतिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रश्न नहीं उठा होता तो खड़ी बोली अपनी सीमा से बाहर नहीं निकल पाती। उसके पहले साहित्यिक दृष्टि से ब्रजभाषा की प्रभुता सुदृढ़ हो चुकी थी और वह लगभग 500 वर्षों तक गुजरात से बंगाल तक साहित्यिक रचना के लिए प्रयुक्त हो रही थी, किंतु उसका प्रयोग केवल साहित्यिक तक सीमित था। खड़ी बोली ने राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यवहारिक और सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता और योग्यता का भी परिचय दिया। अतः साहित्यिक दृष्टि से हीन होने पर भी वह आगे आ गई और बाद में साहित्यिक अल्पता को भी उसने बड़ी खूबी से पूरा किया। इतने कम दिनों में इतनी उत्कृष्ट साहित्यिक समृद्ध संसार की किसी भाषा के इतिहास में नहीं पाई जाती। इस दृष्टि से खड़ी बोली की प्रगति विस्मयजनक और अप्रतिम है। छठा, सैनिक 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 सेवाएं राजनीतिक आवश्यकताओं और केंद्रीय शासन का अंग हुआ करती है और भाषा के विकास में उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। सेना में किसी एक स्थान के लोग कभी नहीं होते। विभिन्न स्थानों और विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों को एक साथ रहना पड़ता है और उनका शैक्षिक स्तर बहुत ऊंचा नहीं होता। स्वभावतः विचार विनिमय के लिए उन्होंने ऐसी ही सामान्य भाषा अपनानी होती है जो सर्वजन बोध्य हो। विगत विश्व युद्ध में अनेक देशों की सेनाओं को एक साथ युद्ध भूमि में रहना और लड़ना पड़ा था। इंग्लैंड, संयुक्त राज्य कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत, रूस आदि देशों की सेनाएं एक साथ रहती और युद्ध करती थीं। अपनी अपनी भाषा से चिपके रहने में असुविधा का होना अनिवार्य था। अंग्रेजी का काम चलाऊ ज्ञान उस असुविधा को थोड़ी हद तक दूर कर देता था, किंतु यह नहीं समझाना चाहिए कि दूसरे भाषाभाषी की ही अंग्रेजी सीखते थे। अंग्रेजों को भी दूसरों की भाषा सीखनी पड़ती थी और इसके लिए इंग्लैंड और अमेरिका में आपातकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिससे 2-4 महीने के भीतर सैनिक हिंदी, फारसी, अरबी, जापानी आदि भाषाएं सीख सकें। जिस देश की भूमि पर युद्ध होता है वहाँ की भाषा का ज्ञान बहुत आवश्यक है। रास्ता पूछने के लिए या किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उस देश की भाषा के बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए वहाँ की भाषा की थोड़ी बहुत जानकारी रखनी पड़ती है। यदि किसी देश पर अधिकार हो गया हो तो शासन की व्यवस्था के लिए वहाँ की भाषा आवश्यक होती है। आज भारतीय सेना में हिंदी का बहुत प्रयोग हो रहा है क्योंकि तमिल, तेलुगु, बंगला, उड़िया बोलकर आपस में संपर्क कायम करना कठिन है। हिंदी का प्रसार और बोधगम्यता उसे अपनाने में सहायक हुई है। इससे स्पष्ट है कि हिंदी भाषा के प्रसार में सैनिक सेवाओं का भी अमूल्य योगदान है। सातवां, शैक्षिक शिक्षा का प्रसार बोलियों के भेद को कम करने में और भाषा के विकास में बहुत अधिक सहायक होता है। कारण इसका यह है कि शिक्षा का कोई सामान्य माध्यम रखना पड़ता है। जब तक वैसा न किया जाए तब तक शिक्षा की व्यापकता संभव नहीं है। बोलियों को शिक्षा का माध्यम बनाने से उच्चतर ज्ञान की प्राप्ति कई दृष्टियों से अव्यवस्थित हो जाएगी। एक तो यह कि एक क्षेत्र की बोली में लिखित ज्ञान सामग्री दूसरे क्षेत्र के लिए अनधिगम्य बन जाएगी। फिर उसमें श्रम और धन का बहुत व्यय अपेक्षित होगा।
संप्रेषण का सामान्य माध्यम इन कठिनाइयों को दूर कर देता है। उदाहरण यदि हिंदी क्षेत्र की बोलियों को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए तो समग्र हिंदी क्षेत्र की विषयों बोलियों में ज्ञान विज्ञान की बातें रखनी होगी, जिसमें व्यर्थ की प्रवृत्ति होगी। एक हिंदी को माध्यम बना लेने से सारा भेद सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है और बौद्धिक ही नहीं भावात्मक एक के भी संपन्न हो जाता है। विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम कोई एक भाषा होती है और उस विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन करने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वे किसी क्षेत्र के और किसी भाषा में बोलने वाले क्यों न हो, उस भाषा को अपनाने को उन्मुख रहते हैं। दिल्ली में बंगला या तमिल बोलने वाले भी अच्छी खासी हिंदी बोलते हैं। इसी तरह कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो बांग्ला भाषी नहीं है वे भी बांग्ला का सहज भाव से प्रयोग करते हैं। प्राचीन समय में शिक्षा का सामान्य माध्यम संस्कृति अथवा प्राकृतों का विकास स्थानीय भाषाओं के रूप में ही हुआ। वे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक शिक्षा और संप्रेषण का माध्यम नहीं बन सकी। इस संबंध में शिक्षा के स्तर के साथ उसके प्रसार पर भी ध्यान देना उचित होगा। अशिक्षित जन समुदाय अपनी बोलियों से लिपटा रहता है, किंतु शिक्षित जन समुदाय अपनी बोलियों के साथ उस सामान्य भाषा पर भी अधिकार प्राप्त कर लेता है जिसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इस तरह साक्षरता और शिक्षा का प्रसार भाषा के प्रसार में आवश्यक हुआ करता है। आर्थिक कारण भी भाषा के प्रसार में बहुत दूर तक सहायक बनते हैं। नगरों का निर्माण सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षिक और प्रशासनिक दृष्टियों से ही नहीं, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे वाणिज्य व्यवसाय के केंद्र बन जाते हैं। आजकल औद्योगिक और यांत्रिक दृष्टि से भी नगरों का महत्व हो गया है। औद्योगिक केंद्रों में विभिन्न भाषा भाषी इकट्ठे होते हैं और परस्पर सहयोग और कार्य के लिए उन्हें कोई सामान्य भाषा अपनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए जमशेदपुर को ले लीजिए, वहाँ बिहारी, गुजराती, मराठी, मद्रासी, बंगाली, पंजाबी सभी हैं। ऊपर के कुछ कर्मचारियों को छोड़कर शेष मजदूर वर्ग के हैं, वे अंग्रेजी से परिचित नहीं हैं, अपरिचित हैं। वे समान रूप से हिंदी का ही प्रयोग करते हैं और उनसे काम लेने के लिए भी अधिकारियों को हिंदी का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए जो हिंदी भाषी नहीं है उन्हें भी परिस्थिति के अनुरोध से हिंदी बोलनी पड़ती है। अंग्रेजी का दूर दूर तक प्रसार आर्थिक कारण से भी हुआ है। अंग्रेजी व्यापारी अपना माल बेचने के लिए बाजार की तलाश में दूसरे देश में गए और उनके साथ उनकी भाषा भी गई। भारत में भी अंग्रेजों का आगमन आरंभ में व्यापारिक दृष्टि से ही हुआ, बाद में उन्होंने राजनीतिक सत्ता भी जमा ली, जिससे भारत में अंग्रेजी के फैलने का अवसर मिला। व्यावसायिक पहलू भी मुख्यतः आर्थिक पहलू में ही ज्ञातार्थ हो जाता है, इसलिए उसकी चर्चा इसी शीर्षक में हो गई। वैज्ञानिक बोलियों की सीमाएं तोड़ने में विज्ञान का जितना योगदान है उतना शायद ही किसी दूसरे कारण का हो। भाषाओं के प्रसार में विज्ञान का योगदान अनेक रूपों में देखा जा सकता है। रेल, मोटर, जहाज, विज्ञापन, विमान आदि यातायातों के साधनों से महीनों में होने वाली यात्रा घंटों में पूरी हो जाती है। इसलिए विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों से आसानी से संपर्क हो जाता है। स्वभावतः अपनी बोलियों तक सीमित रहना संभव नहीं हो पाता है। मुद्रण के आविष्कार से पुस्तक सुलभ हो गई, दैनिक समाचार पत्रों प्रकाशन होने लगा, अतः भाषा की एक रूपता के फैलने और स्थिर होने का अवसर मिला। आज कलकत्ता से लेकर मुंबई, कलकत्ता से लेकर मुंबई और दिल्ली तक हिंदी की पुस्तक छपती है, पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं और भाषा का परिनिष्ठित रूप सबके सामने आता है, जो अकबर या शाहजहां के समय में संभव नहीं था।
पुस्तकों या समाचार पत्रों से जहाँ भाषा का लिखित रूप सामने आता है, वहीं रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, चित्रपट से उसकी उच्चरित रूप, इससे भाषा का उच्चारण भेद मिटने में बड़ी सहायता मिलती है। भाषिक भेद को दूर करने और भाषा में एकरूपता लाने में रेडियो और चित्रपट का अकल्पनीय योगदान है। प्रतिदिन रेडियो से अनेक बार प्रचार प्रसारित होते हैं और वे हिंदी के प्रतिष्ठित रूप को सजीव बनाकर उपस्थित करते हैं। उन्हें सुनकर हिंदी भाषी भी अपनी उच्चारण संबंधित त्रुटियों को दूर कर सकते हैं और घर बैठे प्रतिष्ठित हिंदी पर वैसा ही अधिकार प्राप्त कर सकते हैं जैसा हिंदी भाषी। विज्ञान भाषिक एकीकरण का सबसे समर्थ और सबल माध्यम है। इससे इस प्रकार स्पष्ट है कि बोलियां अनेक कारणों से भाषा बन जाती हैं। कहीं किसी कारण प्रबल्य रहता है तो कहीं किसी कारण कहीं अनेक कारण एक साथ मिलकर काम करते हैं। पृथक या एक साथ मिलकर ये ही कारण बोलियों को भाषा में परिणित करते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्वभाव देखने वाले आधुनिक युग की गति बोलियों के प्रतिकूल है। बोली की कई स्वाभाविक निर्बलताएं हैं। उसमें पार्थक्य भावना है, उससे वर्ग भावना को प्रश्रय मिलता है। बोलियों में घिरा रहने वाला व्यक्ति अपनी अव्यंजना की सीमा से घाटे में रहता है। उदाहरण, दिल्ली, मुंबई या मद्रास में मगही बोलकर न तो कोई अपने को आसानी से बोधगम्य बना सकता है, न सुगमता से काम करा सकता है और न सामाजिक श्रेष्ठता का भागी बन सकता है। मगही के बदले हिंदी का प्रयोग करने से ये सारी असुविधाएं दूर हो जाती है। भाषा में बोली की अपेक्षा अधिक बोधगम्यता होती है चूँकि वह विस्तृत विभाग में प्रयुक्त होती है, साथ ही उसमें भाषिक एकता संपादित करने की भी एक क्षमता होती है। यह ठीक है कि भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से बोलियां अधिक उपादेय हैं क्योंकि उसमें भाषिक विभिन्नताओं के अध्ययन का अधिक अवकाश रहता है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से भाषाएं अधिक उपादेय और वांछनीय हैं। तो इस प्रकार प्यारे साथियों, हम लोगों ने भाषा विज्ञान की भूमिका यहाँ पर देखा, ठीक, के अंतर्गत भाषा और विभाषा अर्थात भाषा और बोली को अच्छे से रिकॉर्डिंग किया। शुरू से अंत तक सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी से साहित्यिक सहायता सविनय निवेदन करता हूँ कि यह रिकॉर्डिंग मैं दृष्टिबाधित दिव्यांग साथियों के लिए किया हूँ। कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।